की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और कैसे कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। कार्यक्रम में 3 अलग अलग भाग हैं जिनके जरिए आपको हम जानकारी देंगे। खेती किसानी में आज आपको जानकारी दी जाएगी गेहूं की बुआई के बारे में, हमारा पशुधन में बात होगी, समन्वित मछली पालन की, और कामयाब किसान में आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल और प्रगतिशील किसान से। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग तकनीकों के बारे में, और खासतौर से अभी की अगर बात की जाए तो अब से कुछ समय बाद जो किसान हैं गेहूं की बुआई शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी अगर आप गेहूँ की खेती करने जा रहे हैं। ना सिर्फ जो किस्में हैं उनका चयन, बल्कि भूमि की भी अगर बात की जाए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरह की भूमि है और किस तरीके से आप अलग अलग किस्मों का चयन कर सकते हैं। लेकिन गेहूँ की बुआई के दौरान और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा जिससे उत्पादन आपको अच्छा मिल सके, वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही किसान रबी फसलों की बुवाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। गेहूं की फसल रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, इसीलिए किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होता है समय पर बुवाई करना। आमतौर पर धान और गेहूं की फसल के बीच पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण किसान पराली को समस्या समझने लगते हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके सही समय पर बुवाई भी की जा सकती है और पराली का सही प्रबंधन भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधर मिश्र से चर्चा की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि इस समय धान की कटाई हो रही होती है, किसान गेहूं की बिजाई करने वाला होता है। किसान ऐसा क्या करे, अपनी मिट्टी को, खेत को किस प्रकार से तैयार करे कि उसको समाधान मिल जाए? डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये किसान के हमारे किसान भाइयों की समस्या नहीं है, ये तो इनका एक तरीके से रूटीन है। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि इस समय हमारे किसान भाई धान काट रहे होते हैं और गेहूं की बुआई की तैयारी कर रहे होते हैं। चूँकि धान की कटाई थोड़ी सी देर से होती है और इधर गेहूं के बोने का समय हो चुका होता है, तो ज़्यादातर किसान भाई इस ऊहापोह में रहते हैं कि कितनी जल्दी हम खेत को तैयार करें और कितनी जल्दी हम गेहूं की बिजाई करें, जो कि हम मुख्यतः अपने उत्तर पश्चिमी मैदानों में 5 से 15 नवंबर जो कि बोने का सही समय है गेहूं के, वो मिला सकें। तो इसके लिए हमारे किसान भाई आजकल कंबाइन हार्वेस्टर से भी कटाई करते हैं, हाथ से भी कटाई करते हैं। लेकिन जब फसल अवशेषों की बात आती है तो उसको जलाने में ज़्यादातर देखा गया कि बहुत सारे किसान भाई जला रहे हैं। लेकिन उनके लिए अब हमारे संस्थान से, हमारे पूसा संस्थान से एक डिकम्पोज़र तैयार किया गया है। तो आप डिकम्पोज़र प्रयोग कर सकते हैं। डिकम्पोज़र प्रयोग करके जो इसका पराली या फसल अवशेष को गलाने का काम है ना, वो कम समय में कर सकते हैं और गेहूं की फसल को समय से बो सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आजकल मशीनें इस तरीके की उपलब्ध हैं कि आप खड़े खेत में डंठल और आपका अवशेष पड़ा हुआ है और उसमें आप 0 टिल ड्रिल से, हैप्पी सीडर से बुआई कर सकते हैं गेहूं की सीधी। और वो बुआई करने से कोई फसल के जमाव में और फसल के उपजाऊपन में, फसल में जो उपज होती है उसमें कोई खास विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई दोनों ही तरीके से समय की बचत करके गेहूं को समय से बो सकते हैं। अन्यथा अगर पहली विधि से किया जाए कि खेत में हम पराली को जलाएं तो वातावरण को प्रदूषित भी करेंगे और बहुत सारे पोषक तत्व जो उसमें उपलब्ध हैं उनको बर्बाद करेंगे। किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। इस बीच ये सवाल भी रहता है कि किसान उन्नत बीज का किस तरह से चयन करे, बीज उपचार पर भी जानकारी जरूरी है।
जब किसान भाई कोई भी फसल हमारी लेना चाहते हैं तो जाहिर है कि सबसे पहले ये सोचते हैं कि सबसे पहले जो इनपुट की ज़रूरत पड़ती है वो बीज होता है, और कहते हैं कि बीज का योगदान, अगर अच्छा बीज है तो हम और ख़राब बीज है तो हमें कम से कम चौथाई फसल उत्पादन में घटोतरी होती है अगर बीज सही तरीके का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि बीज शुद्ध हो, उचित जगह से, जो साख वाली जगह हैं वहाँ से ख़रीदा गया हो, चाहे किसी संस्थान से ख़रीदा गया हो या कोई किसी दुकान या कंपनी से ख़रीदा गया हो जो कि जानी मानी हो, जिससे पहले से भी आपका अनुभव रहा हो कि इसने अच्छा बीज दिया है। तो प्रजातियों का चयन आपके क्षेत्र की आबो हवा, जलवायु के अनुसार करना चाहिए। जो संस्तुत हमारे वैज्ञानिकों ने कर रखी हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए, उन प्रजातियों को लेना चाहिए। बीज लेने के बाद हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बीज को हम ऐसे ही ना बोएं। ज़्यादातर जो प्रमाणित संस्थाओं से बीज मिलता है वो उपचारित होता है और उसमें कई तरीके के जो फफूंदीनाशक दवाइयों से उपचार किया हुआ होता है, और खेत में हम बोने से पहले हम उनको उपचारित नहीं करते। लेकिन जहाँ पर उपचार, जैसे किसान भाई अपना स्वयं का बीज प्रयोग कर रहे हैं, अपना पिछली साल का बीज जो रखे हुए थे उसको प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो उसको बीज उपचार भी ज़रूरी है। जैसे गेहूं के लिए उदाहरण के तौर पर हम प्रोपोकेनाजोल एक दवाई आती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है, तो उसको मिलाकर उसके बाद ही उपचार करें। दूसरे उपचार के तरीके, ये तो हुआ बीमारियों और फफूंदीजन्य बीमारियों से बचाव के लिए। दूसरे तरीके का उपचार होता है कि जैव उर्वरकों का हम प्रयोग करें। तो जैव उर्वरकों के लिए हम कई तरीके के जो जैव उर्वरक, जैसे पीएसपी है, एजोटोबैक्टर है, तो इस तरीके के जो हम जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें उपचारित करना ज़रूरी होता है। तो इन सब से उपचार करके हमारे किसान भाई बीमारी से रहित फसल के अच्छे जमाव की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, अच्छा जमाव भी होता है और पौधे स्वस्थ होते हैं, और उन्हें पोषक तत्वों की भी बहुत सारी मात्रा की पूर्ति इन जैव उर्वरकों से हो जाती है। तो कई तरीके के इस तरीके से लाभ होते हैं। तो शुद्ध बीज लें और बीज को शोधित अवश्य करें। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 35 उन्नत किस्में देश को समर्पित की हैं, जिसमें गेहूं की किस्में भी शामिल हैं। उन किस्मों में क्या खूबियां हैं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधर मिश्र जी से। किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 35 उन्नत किस्में देश को समर्पित की है। इस बीच डॉक्टर साहब से ये जानना भी जरूरी हो जाएगा, उन किस्मों में, गेहूं की किस्मों में क्या खासियत है। देखिए, जो भी किसी भी फसल की किस्म होती है उसकी खासियत ये होती है कि जो उपज का स्तर उसका ज़्यादा हो, बीमारियों से और कीड़ों मकोड़ों से प्रतिरोधी क्षमता उसमें हो। दूसरी बात, जो स्ट्रेस कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि कम पानी, कम जो उर्वरक हैं, कम पोषक तत्वों की भी कमी वाली स्थिति में भी वो अच्छी उपज दे सकें। और चौथा, जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था इस तरीके की प्रजातियों का, वो प्रजातियां ये थी कि उनमें पोषण के लिए पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। तो कुछ प्रजातियां ऐसे, जैसे WB2 है उदाहरण के तौर पर, वो हमारी गेहूं की प्रजाति है जो कि आयरन और जिंक, इन 2 से भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है। तो इस तरीके की प्रजातियों को हमारे राष्ट्र को समर्पित करके, और भी ऐसी प्रजातियां धान की और फसलों की हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर जो देश को समर्पित की हैं, उनमें मुख्यतः पोषण को भी ध्यान में रखा गया है, और उसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में या कोई न कोई खासियत ऐसी रही है जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हों। तो ऐसी प्रजातियों को चुनाव करना चाहिए, और ऐसी प्रजातियां हमारे देश में उपलब्ध हैं। तो जाना आपने कैसे आप गेहूं की अच्छी उपज ले सकते हैं और इसके जरिए अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन में समन्वित मछली पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। आज हमारा पशुधन में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं समन्वित मछली पालन के बारे में। जी हाँ, समन्वित शब्द सुनते ही आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये किस तरह का मछली पालन है, क्योंकि लगातार आपको हम बताते ही हैं मछली पालन के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन जब समन्वित मछली पालन की बात कही जाती है तो ज़ाहिर तौर पर ना सिर्फ एक जगह से आमदनी, बल्कि इसके ज़रिए आप अलग अलग माध्यम जो हैं वो आमदनी के तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मछली पालन कम समय और कम मेहनत में मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इसमें 4 चांद लगाने के लिए किसान अलग अलग तरीके इख्तियार करते हैं, जिससे एक ही समय में अच्छा लाभ कमाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इस व्यवसाय की पहली प्राथमिकता पानी या तालाब का होना है, इसीलिए ये उन इलाकों के लिए बेहतर है जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान जैसे कम पानी वाले राज्य में किसान पानी का संचय कर समन्वित मछली पालन की विधि अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। राजस्थान में पानी की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन यहाँ के किसान उसका भी तोड़ निकाल रहे हैं और कम संसाधनों में बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जयपुर के सुरेंद्र अवाना जी, जो बारिश के पानी को कृत्रिम रूप से बनाए गए तालाब में एकत्रित करते हैं। इसके बाद उस पानी में मछली पालन करते हैं। इतना ही नहीं, वो इस पानी से अपने खेतों की प्यास भी बुझाते हैं। राजस्थान में मछली पालन को कैसे बनाएं लाभ का व्यवसाय, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। यहाँ 15 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाद बनाना है, मछली पालन है, बहुवर्षीय चारा है, फ्रूट के पौधे हैं 12,000 आदि, इस तरह का काम कर रहे हैं। शुरू में जब स्थापना की, लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र क्यों चुना है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ मिट्टी में बजरी है या टीले हैं, तो इसमें आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो हमने ये ठानी कि इस जगह को ही चुनकर इसी में सक्सेस होके दिखाना है। जो किसान ये कहते हैं कि पानी नहीं है, हम कैसे खेती करें, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आ जाओ मेरे फार्म पे, देखो हमने 4 पौंड बना रखे हैं और ये पूरा शेड है इसका, देखिए आप, पूरा पानी पौंड में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेड का, हमारी खाद फैक्ट्री का, चारों तरफ के स्टाफ क्वार्टरों का सारा पानी है वो पौंड के अंदर बरसात का बचा के और उससे खेती कर रहे हैं। किसान चाहे तो एक साथ बत्तख और मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करने होते हैं, बल्कि सही कार्य योजना बनाने से उसी तालाब में मछलियों और बत्तखों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। इस तरह से किसान एक समय में कई गुना लाभ ले सकते हैं। इस तरह किसान बारिश के पानी और सरकारी सहायता के मेलजोल से खेती और पशुपालन को अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से फ़ायदा आपको मिल सकता है समन्वित मछली पालन क्षेत्र में आगे बढ़कर। अब आइए कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें।
संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरी व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीकू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो जाना आपने पशुपालक कैलेंडर के जरिए कैसे आपके जो पशु हैं वो स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं एक सफल और कामयाब किसान की दास्तां की। जी हाँ, लगातार आपको हम कामयाबी की दास्तां इस भाग में दिखाते हैं। आज भी एक ऐसी ही दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये किसान हैं विनोद सैनी। कैसे कम भूमि में अधिक उपज इन्होंने ली और इसके ज़रिए कम लागत में ज़्यादा मुनाफा इन्होंने कमाया। साथ ही दूसरे किसानों के लिए ये आज के समय में कैसे प्रेरणा का स्रोत बने, आइए जान लेते हैं इनकी कामयाबी की दास्तां इस रिपोर्ट में। खेती के बीचों बीच बैठे हैं ये किसान विनोद सैनी, जो मेरठ में खेती की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि पहले इन्होंने भी खेती में असफलता का सामना किया, लेकिन लगातार बदलाव करके आज बेहतर लाभ कमा रहे हैं, जिसके लिए विनोद जी ने मिश्रित खेती करना शुरू किया। इस प्रणाली से ज्यादातर किसान कम जोत में भरपूर फसल ले सकते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो सकता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का भी सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मेरठ के किसान विनोद जी ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं कि विनोद जी से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ हैं और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी
यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी, और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट, और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली, एक आँख का गन्ना काटा, और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो एक एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख एक एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है, या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकाल कर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं, तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। किसान विनोद सैनी यही नहीं रुके हैं, बल्कि वो एक एफपीओ भी संचालित कर रहे हैं, जिसमें 250 से अधिक किसान उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें किसानों की हर समस्या का समाधान तो किया ही जाता है, साथ ही उनकी आय बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक एफपीओ का गठन किया, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जैसे कि किसान एकत्रित होकर, संगठित होकर सभी चीज़ को जो है इकट्ठा लें, और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में, वो भी किसानों को बराबर मात्रा में उसका हिस्सा, उसके जो उसने एफपीओ के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए। एफपीओ के गठन से ही हमारे क्षेत्र में ये लाभ मुझे लगता है कि अवश्य होगा कि जैसे छोटे छोटे किसान हैं, किसी ने जो है धान 2 बीघे लगाया है, किसी ने 5 बीघे लगाया है, उनको मार्केट के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोई भी बंदा जो प्राइवेट परचेजर होते हैं वे आते हैं और औने पौने भाव से जो है किसानों का माल लेते हैं, और किसानों को जो है मार्केट उपलब्ध न होने के कारण वो माल जो है कम रेट पे जो है उनको बेचना पड़ता है। इसी कोई चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो एफपीओ है उसका उद्देश्य यही रहेगा कि या तो हम उस माल को इकट्ठा परचेज करके और मंडी तक या एक्सपोर्टर या राइस मिल तक जो है उनको पहुंचाएं, या फिर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पे डेवलप करें, जिससे कि किसानों को जो है उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य उन्हें मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एफपीओ को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हम जोड़ेंगे, जिससे हर फार्मर्स को, हर जो उसका सदस्य है, उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। साथ ही एफपीओ के माध्यम से जहां किसान की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, वहीं खेती में आ रही बाधाएं भी आसानी से दूर हो सकेंगी। तो जाना आपने कैसे विनोद सैनी जी का सफर रहा कामयाबी की तरफ, और कृषि क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी वजह से दूसरे कई ऐसे किसान हैं जिनके लिए ये आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अब आप गांव किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, फिर ये सारी जानकारी आप ले पाएंगे यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी। साथ ही इससे पहले भी जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं वो भी आप देख सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।